नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारे विशेष जो क्लास है, विशेष जो वीडियो है, वो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक 2024 परीक्षा के लिए, यानी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जो 2024 आई हुई है, उस पर विशेष है कि मैं भी कैसे बना सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक 2016 में या 16 की भर्ती में। मेरा अनुभव भी बताऊंगा और एक आगे की रणनीति भी आपको बताऊंगा। सब कुछ ये जानते को कि जीवन में संघर्षशील जीवन में होता है कोई व्यक्ति, तो वो गरीबी भी उसके आड़े नहीं आती है, आर्थिक परिस्थितियां भी इतने आड़े नहीं आती। मानता हूं मैं कि आर्थिक परिस्थितियां अगर कोई व्यक्ति खराब होती हैं, तो वो व्यक्ति जहां चाहता है वहां पढ़ नहीं सकता, मन चाहे कोचिंग नहीं ले सकता, वो कहीं जा मान लो रह कर के किराए पर रह कर के वहाँ तैयारी नहीं कर सकता की परिस्थितियां हैं। खास तौर से जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो, और जो महिलाएं घर का काम करती हो, उन दोनों के लिए बस केवल वो मन महसूस कर रह जाते हैं कि क्या करें। तो उनको अब मन में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे यूट्यूब चैनल पर विधिवत रूप से निःशुल्क पूरी क्लासें आप लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो घर बैठे भी आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोचिंग चाहे ऑनलाइन चल रही है, चाहे ऑफलाइन चल रही है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि जब मैं बताऊँ मेरी स्थिति कि जब 2005 में मैं सीनियर पास आउट हुआ था, तो परिस्थितियाँ मेरी भी ऐसी थी कि मैं मान लो कि जैसे ही कॉलेज में आया कि मुझे लगा कि कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं है, तो क्या करें? परिस्थितियाँ भी कमज़ोर थी। यानी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी और वो पीछे से सही नहीं थी। अब घरवालों ने पढ़ाया लिखाया, खूब जितना भी हो सका उन्होंने किया, भी खेती-बाड़ी का करके कैसे भी और यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन उसकी पीछे की दास्ताँ बहुत पुरानी है, लंबी है। तो कॉलेज में जब 2006 में जैसे आया मैं, तो मजबूर था कि कहीं पीसीओ की दुकान में काम करना था। काम करने लगा, 700 रुपये क्या मिलता था, महीना मिलता था। हमारे यहाँ चूरू में दुकान थी एक पीसीओ की, भाई जी चौक पर सज्जन जी की, वहाँ मैं काम करता था। 700 रुपये जहाँ मिलते थे, तो 2006-7 में मैंने वहाँ काम किया। 6 और 7 में, 6, 7, 7, 8, ठीक है। 700 रुपये मिलते थे। सबसे पहले मैंने क्या खरीदी, एक साइकिल खरीदी 500 रुपये, और वो फिर मैं उनके आधार पर ही फिर मैं साइकिल लेके जहाँ पर भी जाता वो मेरे लिए एक साधन बन गई थी। क्योंकि जब आदमी कहीं काम करता है 4-5 किलोमीटर दूर, तो उनको साधन चाहिए। वो दूर पड़ती थी, इसलिए मजबूरी में लाना पड़ा। ये नहीं है कि कोई मैं सीधा यहाँ सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बन गया, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आदमी मोटिवेट होता है दूसरे से, और कैसे आप भी एक सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बन सकते हैं, व्याख्याता बन सकते हैं। फिर वो वहां से 2 साल मैंने काम किया। काम करने के बाद फिर मैं 2008 में मैं कॉलेज में मैंने कर ली मैंने, यानी 6 में जब से एडमिशन नहीं हुआ, तो 6 में मेरे 51% आए, तो फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो 7-8 मैंने 8 में मैंने पास आउट हो गया वहाँ से। फिर मैंने एक प्राइवेट संस्था पकड़ी, देखो कहाँ-कहाँ धक्के खाए। प्राइवेट संस्था पकड़ी, वहाँ पर 1100 रुपये मिलते थे, और ये 12 जो 8 में, 9 में पढ़ाया, फिर मैंने 10 में पढ़ाया, फिर 11 में पढ़ाया, फिर 12 में। यानी प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाता रहा। प्राइवेट संस्थाओं में खूब धक्के खाए, खूब शोषण हुआ है। अंत में ये पता चला कि अगर ऐसे ही शोषण होता रहेगा, तो आगे जाके बुढ़ापे में क्या करेंगे? ये तो बुढ़ापे का सहारा नहीं है। इसलिए फिर 2012 में हमारे चूरू में कोचिंग खुली थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमें हमारी जो कोचिंग में पढ़ा सकते हो क्या? तो साथियों मैंने वहाँ से फिर 12 के अंत में कोचिंग की शुरुआत कर दी वहाँ पढ़ाना। तो जैसे ही मैं पढ़ाने गया, मुझे तो पढ़ाना ही नहीं आता था, क्या करें? तो मैंने कहा, अभी मुझे तो पढ़ाना नहीं आता है। तो बोले आप ऐसे करो, बच्चे बैठे थे 40 से 50, कि आप ऐसे करो, घर से पढ़ के आके एक-एक टॉपिक पढ़ा दो। मैं उस व्यक्ति को नहीं बोल सकता कि उन्होंने मुझे ऐसी बात कही। फिर मैं धीरे-धीरे घर से जाता, और घर से पढ़ कर के कोई भी टॉपिक होता वो घर से पढ़ता, और वहाँ जाके मैं पढ़ाता था। ऐसे पढ़ाते, 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 पढ़ाते
साइकिल मेरे साथ रहती थी, साइकिल ले जाता, कोचिंग में जाता और वो आराम से उतरता। तो आर्थिक स्थिति जो एकदम ही कमज़ोर थी, उसमें बुक लाने में, पढ़ाई करने में, उसमें ठीक हो गया काम, चल गया। लेकिन साथियों मैं भी ये चाहता था कि अच्छी कोचिंग में जाके कोचिंग लेऊँ, वहाँ मकान किराए पे रहूँ, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि कम से कम मान लो 50-60 हज़ार रुपए खर्च होता है उस समय। कोचिंग में कराता रहा, कोचिंग में पढ़ाता रहा और एक मन करता रहा कि मैं भी पढूँ। 12 से लेकर 15 के दौरान बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, पटवारी, ग्राम सेवक, अन्य जो भी एग्ज़ाम है वो सारे दिए। क्योंकि 11 में मैं बीएड की थी मैंने और 11 जैसे बीएड की तो 12 में मैं वो वापस कोचिंग में स्कूलों में पढ़ाने लग गया, क्योंकि वो बीएड वाले पैसों की भी तो पूर्ति करनी थी, वो भी परिस्थिति ऐसी नहीं। तो वो पढ़ाया पढ़ाया मैंने और वो पैसों की मैंने पूर्ति की, जैसे ही मैंने बीएड की और वो भरपाई मैंने वहाँ पढ़ा के की थी। जो भी पैसे मिलते तो वो मैं जिससे लिए उनको मैंने दे दी। 12 से लेकर लगातार मैं 13 में पढ़ाया, फिर 14 कोचिंग में पढ़ाया, 15 में पढ़ाया। पढ़ाते-पढ़ाते 2015 आ गई। 2015 नवंबर शादी होनी थी, शादी हो गई। उसके बाद में भर्ती आई और भर्ती की तैयारी में जुट गए। वो पीछे बता चुका हूँ मैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, फिर उसका परिणाम आया, अच्छा पेपर हुआ, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ पहले वाले परिणाम में, फिर वो मामला कोर्ट में चला गया कुछ प्रश्नों को लेकर। उस दौरान एक 2016 में सेकंड ग्रेड भर्ती आई थी। सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी, मैं बताऊँगा आपको मैंने तैयारी कैसे की। सेकंड ग्रेड की भर्ती आई, मैंने तैयारी की और 621वीं रैंक से मेरा सिलेक्शन हो गया। जब वो सेकंड ग्रेड की मैंने तैयारी की तो मुझे साइकोलॉजी और वो भरपूर मेरा पहले जैसे फर्स्ट ग्रेड में तैयारी की तो वो काम आ गया और ज सब्जेक्ट मेरा पहले फर्स्ट ग्रेड में तैयारी की वो काम आ गया और एक आप कहोगे सर सेकंड ग्रेड पहले लगे, हाँ, सेकंड ग्रेड पहले लगा क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का मामला कोर्ट में चला गया था। ठीक है, प्रश्नों को लेकर हम चले गए थे, रह गए थे, वो कोर्ट में गए थे। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी सब्जेक्ट तो मुझको था ही, जीके हमने कैसे तैयार किया वो भी बताऊँगा। ये वैकेंसी बीच में आ गई और 15 फरवरी 2018 में रिजल्ट आया 2016 की भर्ती का, उसमें मेरा 621वीं रैंक से हिंदी वरिष्ठ अध्यापक में मेरा चयन हो गया। उस दौरान जो है वो अनेक जो कह सकते हैं शादी 2015 में हुई और उसके बाद जिसको कह सकते हैं नवंबर 2017 में दूसरा बच्चा हुआ था। उस समय तक नौकरी नहीं लगा था, देख लीजिए आप। कितना बर्डन रहता है दिमाग पर। शादी होना, फिर 2 बच्चे होना, फिर बर्डन आ गया था दिमाग पे, क्या करें? घबराहट होती थी, कैसे क्या करें? कई बहुत बच्चे लिखते हैं सर घबराहट होती है तैयारी करते समय। होती है, ऐसा भी लगता है कि तैयारी हमारी कम है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। दिमाग में ये सोच के चलना कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तैयारी है और आप तैयारी जहाँ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। 100% देना है। परीक्षा हॉल में आप जैसे तैयारी के बाद जाते हो तो आप घबराहट होती है तो आजकल कोई गोली चलती है, घबराहट की वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक की आई तो भर्ती आई थी तो परीक्षा देने मैं भी गया, वैसे ही वो घबराहट कई बार होती थी, तो मैंने गोली ले ली कोई घबराहट की भी, मेरी घबराहट होती है। परीक्षा देने गया तो इतना अच्छा पेपर हुआ, 200 300 में से 270 नंबर उसमें सब्जेक्ट में आए और 100 में से 51 प्रश्न आए वो, उसमें जीके में सही हुए। तो 350 से ऊपर ही इन 362-63 नंबर थे। 621वीं रैंक से मेरा क्या हो गया, चयन हो गया। उसके बाद देखो समय का चक्र घूमता है और ये भाग्य और मेहनत दोनों काम में आती है। तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी क्या हुआ, 1 अगस्त 2018 को रिवाइज़ हुआ, उसमें मेरा चयन हो गया। उसमें भी 1235वीं मेरी रैंक आई, उसमें मेरा चयन हो गया। दोनों में चयन हुआ, दोनों की दास्तान लंबी थी, बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, 2011 में मैंने बीएड की और परिस्थितियाँ थी उनका सामना किया। तो मैं तो कहता हूँ कि आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं, वो हमें मजबूत बनाती हैं। अनेक प्रकार की कोई परिस्थितियाँ आती हैं, पारिवारिक आती है, तो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करती हैं। इसलिए उसको कमज़ोरी न समझें, उसको आप क्या समझें, ताकत समझें, उसको ताकत बना लें आप, ठीक है? और अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप काव्य शास्त्र है, अन्य विषय आप पढ़ा दें, तो मैं पढ़ाऊँगा। पहले फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक है मुख्य-मुख्य वो लेंगे, फिर सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम आएँगे, मुख्य टॉपिक उनके लेंगे हिंदी विषय में और उसके बाद आगे थर्ड ग्रेड में शिक्षण विद्या और व्याकरण करवाएँगे क्योंकि वो आगे है।
तो पहले फर्स्ट ग्रेड आएगी, फिर सितंबर में सेकंड ग्रेड है और उसमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते आगे तक पहुंचे, लेकिन बीच में बहुत सारी देखी, प्राइवेट संस्थाओं को देखा। 29 ईयर का हुआ तब शादी हो गई, और 31 ईयर में मेरी नौकरी लगी थी शादी के बाद, बच्चे होने के बाद। कहने का मतलब है कुछ सोचते हैं कि बाद में कुछ नहीं कर सकते, तो बाद में भी हम कर सकते हैं, बाद में भी हम पढ़ सकते हैं। बस कंटिन्यू लगातार पढ़ना है, कहीं कोचिंग नहीं ली, लगातार सेल्फ स्टडी करते रहे, पढ़ते रहे, सेल्फ स्टडी करते रहे। साथियों, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड लगा, तब तक मैंने कोई बच्चन सिंह पढ़ा, न कोई नगेंद्र का इतिहास पढ़ा, न कोई रामचंद्र शुक्ल पढ़ा। मैं गाइड लाता था, उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता था, और जो मेरे गुरु थे उनको मैं आदर्श मानता था। जो मेरे प्राइमरी के गुरु, चाहे मेरे स्कूल के गुरु, चाहे मेरे वो बाद में पढ़ाने वाले, मैं उनको आदर्श मानता रहा, उनके संस्कारों पे चलता रहा कि संघर्ष करते रहना, एक दिन सफलता मिलेगी। उस संघर्ष पर चलता रहा, एक दिन सफलता मिली। अब मैं आपको ये जो बातें बताई है, ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बतानी इसलिए ज़रूरी हो गई कि कई बार मन में आता है कि ये तो सीधे ही कोई नौकरी लग गए या कोई पैसे वाले, ऐसी स्थिति नहीं। हम भी ऐसे ही संघर्ष से गुजरे, और बहुत सारे, मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं कि गरीबी में पल करके आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी बने। तो ये गरीबी को ताकत बनाए, कमजोरी न बनाए। किसी के सामने रोना रोने से हमारी कमजोरी प्रकट होती है, इसलिए रोना भी न रोए। ठीक है, क्योंकि वो उस समय मेरी परिस्थिति है कि बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मुझे पीसीओ पर बैठना पड़ा, दुकान पर बैठना पड़ा, काम करना पड़ा। काम करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर धीरे 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 आगे से आगे बढ़ते गए, कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाते गए। फिर मैं जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके वापस आया, तो सेकंड ग्रेड आ गई। उस दौरान फिर मैंने क्या किया, एक आपको बताऊं, क्या कोचिंग में वापस पढ़ाने लग लग गया था। कोचिंग में वापस पढ़ाने लगा, तो जैसे ही वापस पढ़ाने लगा था मैं, तो 10 बच्चे हो गए थे सेकंड ग्रेड हिंदी तैयारी करने वाले कोचिंग। फिर कोचिंग वाले ने कहा कि बच्चे तो कम है, तो हम तो ये मतलब पढ़ा नहीं सकते, खर्चा नहीं आएगा। फिर उन बच्चों ने कहा, जो बच्चे पढ़ते थे, लड़के और लड़कियां, कि सर आप हमें घर पे पढ़ाएं। मैंने कहा, अभी घर पे तो मैं नहीं पढ़ा सकता, इतना बड़ा कोर्स है, कैसे करूंगा। कि सर कुछ भी हो जाए। फिर मेरा वो मामला कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ग्रेड का। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो। तो वो बच्चे हैं वो घर पे आए, और उनको घर पे मैं पढ़ाता था। तो 10 बच्चियों में से 3 बच्चियां फिर भी नहीं आई, वो चली गई। उन्होंने सोचा कि भाई, कई बार होता है ना कि अति परिचित सब होते हैं, अरुचि अनादर भाई, और मलयागिरी की भीलनी चंदन तेज चलाए। सोचते हैं कि चूरू में रहकर ये कौन सी अपने को तैयारी कराएंगे। लेकिन जो 7 बच्चियां जो थी, वो रोज आती थी। उन 7 बच्चियों में कुछ का थर्ड ग्रेड में हो गया, एक का उसी में जो सेकंड ग्रेड का जो मैंने बैच लगाया था, जिसमें मेरा हुआ था, तो मैंने उनको पढ़ाया भी। और वो जो जिनका सिलेक्शन बच्ची का हुआ, उन सेकंड ग्रेड में हो गया, और मेरा भी हो गया। दोनों के बराबर बराबर हिंदी में नंबर आए थे। तो उसका फायदा क्या हुआ मुझे पढ़ाने का, तो एक तो मेरा फायदा हो गया, एक उन बच्चों को भी फायदा हो गया। तो ऐसे पढ़ाते, क्यों, कंटेंट तो हमारे पास होते ही हैं, बस हमारे पास दिखावा नहीं है। कि हम दिखावा नहीं करते कि हमारे पास ये है, हम ये कर देंगे। जैसे कोई पत्रकार जो होता है, वो समाचार चैनल वाला, वो ऐसे जोर जोर से एक बात को 4 बार बोलता है, ताकि लोगों को यकीन हो जाए। बस वो हमें बोलना नहीं आता है। हम जहाँ रहते हैं, जैसी स्थिति में रहते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, हमारे पास अच्छे कंटेंट रहते हैं। लेकिन बात इतनी है, उसको दोहराव करते रहना बहुत ही जरूरी है। मैं भी अभी ये कहता हूँ कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं भी नया कोर्स न ले, कोई नई पुस्तक न खरीदे। जो पुस्तकें आपने खरीद रखी है, जो कोर्स आपने ले रखा है, वही आप तैयारी करें, दोहराव करते रहे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कमेंट में आया था कि सर ये भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप दिमाग से निकालते हैं बात। ये मेरे भी दिमाग में आती थी कि पढ़ रहे हैं तो भूल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भूल नहीं रहे, हमारे दिमाग में होता है कई बार कि भूल गए। भूल नहीं रहे, आप लगातार पढ़ते रहें, आपको रुकना नहीं है। आप देखना कि परीक्षा के नजदीक तक आप जैसे पढ़ेंगे, तो आप भूलोगे नहीं, याद रहेगा। परीक्षा से 2 दिन पहले कई बार हम लगातार पढ़ते रहते हैं, परीक्षा हॉल में जाने से पहले किताब खोल के रखते हैं। मेरा ये अनुभव है दोनों ही परीक्षाओं में, कि परीक्षा से 2 दिन या 1 दिन पहले आप क्या करें, किताबों को छोड़ दें, निश्चिंत हो जाए, माइंड फ्रेश रखें, अच्छी नींद लें। फिर परीक्षा हॉल में आप जाएं, परीक्षा देने के लिए जिस सेंटर पर, आप आराम से जाएं, 2 घंटे 3 घंटे पहले जाएं, और वहां बैठ जाएं, और फिर परीक्षा हॉल में जाके आराम से पेपर दे के आ जाएं। पेपर ही वही भर्ती, सब कुछ नहीं होती है, ऐसा न माने उस दिन।
ऐसा मानिए कि ये भर्ती आती रहती है, हमारी तैयारी अच्छी है, हम पेपर देने आए, तब आपका माइंड सही चलेगा। और माइंड सही चलेगा और वहां पर प्रश्न कैसे करने वो मैं आपको विशेष वीडियो डालूंगा कि परीक्षा हॉल में जाते समय सर घबरा जाते हैं, वहां प्रश्नों को कैसे हल करें वो अलग से आपको बताऊंगा। अब आप जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड वाले, उनका मैं आज टाइम टेबल बताऊंगा कैसे आप टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे। और जो सेकंड ग्रेड भर्ती आ चुकी है उनके बारे में बताऊंगा कि सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 आ चुकी है। हिंदी विषय में पद गैर अनुसूचित में 273 पद है और अनुसूचित में 15 पद है, कुल कितने 288 पद है। ये मैं आपको पुनः कह देता हूं कि पद थोड़े नहीं है, बस हमारी सोच में ये हो जाता है कि पद थोड़े हैं। कई बार बहुत ज्यादा पदों में सिलेक्शन नहीं होता है, कई बार 2 पद निकलते उनमें हो जाता है। हमें तो 1 पद चाहिए, तो पद को कम न समझे। और फॉर्म भरने वालों की संख्या मान लो 3 लाख होती है, अगर 3 लाख फॉर्म भरते हैं तो समझ लेना तैयारी करने वालों की संख्या उसमें 50,000 ही है, और उसमें गहन तैयारी करने वालों की संख्या 30,000 है। अब हमें 30,000 में कंपटीशन है या 50,000 में कंपटीशन है, इनमें कंपटीशन है। 3 लाख आप नहीं सोचें कि इतना ज्यादा कंपटीशन है। तो आप तो तैयारी ऐसे करके चलें कि हमारा कंपटीशन 50,000 में है। अब उनमें हम कहाँ आ सकते हैं? दो स्थितियां हैं। कोचिंग में जो तैयारी करते हैं ऑफलाइन, उनको ये लगता है कि मेरी स्थिति कहाँ चल रही है, उनका वो फायदा होता है, लोगों को देखते हैं। ऑनलाइन ले रहे हैं तो उनको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है कि जितना जो आपको पढ़ाया जा रहा है उतने नोट्स बना ले, नोट्स बना के उनको बारीकी से पढ़े। कौन सी क्या पढ़नी चाहिए बुक वो आपको बताऊंगा सेकंड ग्रेड में। पहले ये देखो कि सेकंड ग्रेड में 288 पद है। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल 200 अंक का आएगा। ठीक है, और उसमें 40% लाने जरूरी है। 40% में 80 अंक लाने जरूरी है। 200 में से कितने अंक लाने जरूरी है? 80 अंक लाने जरूरी है। उसके बाद इधर चले तो द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम का तो हो गया कि 100 प्रश्न आएंगे, 2 अंक आएगा, 200 अंक का होगा, 40% लाने जरूरी है। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र है वो सब्जेक्ट का होगा, हिंदी का होगा। वो किसका होगा? हिंदी विषय का। अलग अलग विषय का होगा, हिंदी है तो हिंदी होगा, विज्ञान है तो विज्ञान का होगा। उसमें भी 150 प्रश्न आएंगे उसमें, और 2 नंबर का एक होगा, कुल 300 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 300 अंक का। उनमें भी 40% अनिवार्य है, 120 अंक लाने जरूरी है। 300 में से कितने? 120 अंक आने जरूरी है। दोनों में अगर अलग अलग 40% नहीं होंगे तो चयन नहीं होगा। यानी इसमें आप मान लो 30% ले, इसमें आप 60% ले तो चयन नहीं होगा। दोनों में 40-40 तो अनिवार्य है, और ज्यादा लाए फिर वो अलग है, मेरिट बनेगी उसकी। लेकिन ये मिनिमम है, 40% क्या है? ये मिनिमम क्वालिफाई है कि 40% लाने जरूरी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और बहुत बारीकी कि सर ये तो बता दिया कि इतने पद हैं, फिर देखो कौन कौन से कैसे आएंगे। जीके के 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक के। सब्जेक्ट में 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक के। अब देखो परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है संभावित, 7 सितंबर 2025 और 12 सितंबर 2025, यानी 12/9/2000 इनके बीच में है। 7 से 12 के बीच में परीक्षा होगी सभी सब्जेक्ट की और जीके की। अब इनमें हिंदी का कब होगा ये बाद में आएगी डेट, तो इनके मध्य होगी। तो पहले फर्स्ट ग्रेड आएगी जून में हो रही है, उसके बाद सेकंड ग्रेड हो रही है। अब सर सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें? आपने कैसे किया? आप ये कि जैसे मैं पहले तो मेरे पास सिलेबस रखता था कि भी ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो अब सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान या ज्ञान और विषय, ये 2 भाग होते हैं। विषय हिंदी हमारा, ये 2 भाग है हमारे पास। अब सामान्य ज्ञान को टाइम कैसे देना है? हमारे पास 24 घंटे होते हैं। पहले इसको देख लो, 24 घंटे होते हैं हमारे पास। तो रात को मान लो आप 5 घंटे नींद में, रात्रिकालीन नींद निकालेंगे। तो अब समय देखना कि कैसे 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 हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 कि सामान्य ज्ञान की जीके की पढ़ते हैं। जीके पढ़ते हैं तो जीके मान लो हम सुबह उठे 4 बजे, तो 4 बजे मान लो उठे, 5 बजे हम सुबह 5 से 8 बजे तक क्या पढ़ना है? कि जीके पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है। यानी इसमें क्या पढ़ना है? सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान पढ़ना है, पढ़ लेंगे। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे आप
रुक जाएंगे। मान लो आप नाश्ता वगैरह करेंगे, नहाते हैं, वो आप प्रक्रिया जो आप कर लें, नहीं करे तो वो कोई जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे 10 बजे। तो 10 बजे से मैं ऐसे करता था, 10 बजे से शुरू करता, बजे से फिर मान लो 12 बजे तक क्या पढ़ता था, विषय पढ़ता था। अब 12 बजे भी जरूरी नहीं है, 12 बजे तक ही जरूरी नहीं है कि 12 बजे पढ़े, 1 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, 11 बजे तक भी पढ़ सकते हैं। जब नींद आए आप सो जाए और जब जाग आए तब पढ़ने लग जाए। फिर क्या करेंगे कि घंटों में बांटेंगे इसको कि भाई कैसे हम कितने घंटे पढ़ लें। तो 5 से 8 हो गया, 3 घंटे। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। हम 3 घंटे, 3 घंटे ये हो गए। और यहां कितने हो गए? 2 घंटे। 2 घंटे क्या पढ़ा? विषय। विषय में भी क्या कर ले कि भाई इस समय आप मान लो व्याकरण ले लो, कि व्याकरण के टॉपिक ले लिए, व्याकरण पढ़ रहे हो आप मान लो, तो सिर्फ व्याकरण पढ़ रहे हैं को ठीक है। 12 बज गए, उसके बाद आप इधर भी ले सकते हैं कि भाई फिर इधर ले लेते हैं। 12 बजे से मान लो शुरू किया और एक टॉपिक और पढ़ा हमने, 2 घंटे हमने व्याकरण पढ़ ली मान लो अच्छी तरीके से, फिर व्याकरण के कोई टॉपिक ले लिया वो पढ़ लिया। और 12 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे तक। अब जरूरी नहीं कि 2 बजे तक ही हो, नींद आए तब सो जाओ पहले से। तो यहां आप क्या पढ़ लें, यहां काव्य शास्त्र, थोड़ा आलस्य आ जाता नहीं तो काव्य शास्त्र आप पढ़ लें, ये मेरा मानना है, बाकी आप कैसे पढ़ सकते हैं। और फिर 2 बजे आप मान लो 2 घंटे रेस्ट कर रहे हो, तो आप 4 बजे, फिर 4 बजे से और कितना हो जाएगा? 5-6 बजे तक, 6 बजे तक क्या पढ़ लें आप? साइको पढ़ लें, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान पढ़ लें आप, मनोविज्ञान। ठीक है सर, मनोविज्ञान पढ़ लिया, पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 से 6 मनोविज्ञान आपने पढ़ लिया, 4 से 6, और फिर 6 बज जाते हैं तो शाम को 6 मान लो। अब आपको यहाँ खाना तो खाना नहीं है अभी, कोई पहले खाना खा सकता है तो पहले, बाद में। अब यहाँ 1 घंटे आप रेस्ट कर सकते हैं। देखो 12 से 2 पढ़ा है, यहाँ 2 से 4 रेस्ट किया 2 घंटे, फिर 4 से 6, अब 1 घंटे का रेस्ट कर लो। यहाँ फिर 7 बजे से और 9 बजे तक, 9 बजे तक क्या पढ़ने? 9 बजे तक हिंदी साहित्य का इतिहास, या ऐसे कर लो आप 8 बजे से कर लेते हैं, 8 बजे से 10 बजे तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे पढ़ लिया, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया। अब 10 बज गए, तो 10 बजने के बाद थोड़ी नींद आने लगी जाती है, तो इसमें एक इंटरेस्टेड टॉपिक ले लें। 10 बजे से और 11 बजे तक, 11 बजे तक क्या ले लें आप? करंट जीके ले लें, समसामयिक, समसामयिक ले लें। और फिर आप 11 बजे सो जाएं, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5 घंटे की नींद हो जाएगी। वापस क्या उठ जाएंगे? 4 बजे, 4 बजे उठकर 5 बजे पढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसे आप तैयारी करोगे तो ज्यादा बेहतर। अब आपको ये नहीं देखना है कि हम कब उठे और कितना याद है, ये नहीं देखना है कितना याद है, कितना पढ़ लिया। आप ऐसे टाइम बना के पढ़ोगे तो पूरे सब्जेक्ट का टाइम आ जाएगा। ऐसे ये टाइम टेबल आप लगा ले। पुनः बता देता हूं मैं कि सुबह 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठे, 4 बजे उठे, ये मेरा टाइम टेबल था। तो मैं 4 बजे उठने के बाद मैं मुंह धोता, गर्म पानी पीता, फ्रेश होता, थोड़ा टहलता, इतने में 1 घंटे हो जाते। थोड़ी नींद भी उड़ जाती, कई बार नींद उड़ती भी नहीं तो बीच में नींद आती तो आंख धो लेती, लेकिन नींद आने पर सो जाते नहीं। क्यों? क्योंकि सपना ये रहता था कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ न कुछ बनना है, बस यही सपना रहता था। तो कुछ न कुछ क्या करना है? बनना है। अब आप कहोगे सर इसमें मान लो शिक्षण विधि नहीं आई है, आप बताओगे कि सर इसमें शिक्षण विधि कब पढ़ेंगे? तो शिक्षण विधि का तो समय आया ही नहीं इसमें। तो शिक्षण विधि के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 तरीका आपके पास। ये काव्य शास्त्र जैसे 12 से 2 आप पढ़ रहे हो, काव्य शास्त्र पढ़ते रहे 12 से 2। अब इसमें आप 1 घंटे इसमें से निकाल लें, किसमें से? काव्य शास्त्र वाले में से
1 घंटे निकाल ले, या फिर 1 घंटे इसमें से निकाल ले, सामान्य ज्ञान में से। इसमें 2 घंटे आप पढ़ रहे हो तो इसमें से निकाल ले। 1 घंटे शिक्षण विधि के कहीं पर भी निकाल ले, वो स्वतंत्र छोड़ दिया मैंने। शिक्षण विधियों में प्रश्न आता है, इजी आते हैं, कुछ ज्यादा कठिन नहीं आते हैं सेकंड ग्रेड में। चाहे आप यहां निकाल ले, चाहे आप यहां निकाल ले, किसी में भी 1 घंटे आप निकाल सकते हैं। यहां आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहां मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं पर भी 1 घंटे आप निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसमें आराम भी कर लिया और पढ़ भी रहे। चाहे आप विषय वाले में निकाल ले, चाहे इधर से 1 घंटे कम कर ले। मान लो 5 से आपने 7 बजे तक सामान्य ज्ञान पढ़ा, 5 से 7 पढ़ा है सामान्य ज्ञान, तो आप 7 से 8 क्या कर ले, 7 से 8 है सुबह। सुबह मान लो 5 से 7 पढ़ लिया, और 7 पढ़ने के बाद फिर 8 बजे तक, तो 7 से 8 कर लो, 7 से 8 बजे तक, प्रातः बजे तक क्या पढ़ने आप शिक्षण विधि, शिक्षण विधि पढ़ ले। अब पुनः देख लो एक बार, अब पुनः देख लो 12 बजे से, यानी 12 बजे से 2 बजे तक, दोपहर का ये दोपहर, और ये 8 बजे से रात को है, और ये फिर क्या है 4 बजे शाम है, और ये सुबह ये रात को है। ऐसे आप टाइम टेबल बना ले। और ये भी क्या है 10 बजे से सुबह, और ये क्या है सुबह। ऐसे पढ़े। पुनः देख लो एक बार कि भाई सुबह 5 बजे, 4 बजे उठे, 5 बजे लगे, 5 से 7 सामान्य ज्ञान का जीके पढ़ लिया। जीके में चाहिए आप चाहे भूगोल पढ़ लें, कला संस्कृति पढ़ लें, मेले जो भी है वो पढ़ लें, कोई भी इंटरेस्टेड टॉपिक है उससे शुरू करें, जैसे वाद्य यंत्र से शुरू किया, या मान लीजिए किसी से भी आप इंटरेस्टेड टॉपिक है वो आप शुरू कर दें। तो 5 से 7 पढ़ लिया, ठीक है। सुबह 5 से 7 पढ़ने के बाद 2 घंटे, फिर 7 बजे से आप शिक्षण विधि उठा लें। किसकी? हिंदी की शिक्षण विधि। हिंदी की शिक्षण विधि पढ़े जो सेकंड पेपर में आते हैं, वो पढ़ना। 7 से 8 पढ़ा, फिर 8 है और 9, 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटे आ रहते हैं। तो 2 घंटे बहुत होते हैं, वैसे तो ज्यादा दिए। इसमें आप नहा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या मान लीजिए थोड़ी आप कोई मान लो मन बहलाना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं किसी से, वो मान लो परिवार वालों से, तो उस समय आप वो टाइम दे सकते हैं। 2 घंटे का दे दिया मैंने समय। फिर आप क्या करें, 10 बजे से 12 बजे तक व्याकरण पढ़ लें, 10 से 12। फिर 10 से 12 के पढ़ने के बाद खाना अभी जरूरी नहीं, वहां नाश्ता किया हुआ है 9 बजे, 9 बजे नाश्ता भी कर लिया आपने, खाना ही नहीं नाश्ता कर लिया। और ज्यादा खाना खाओगे फिर नींद आएगी अपने, खाना खाते क्या आती है, नींद आती है। तो 10 से 12 बजे तक आप क्या पढ़ ले, फिर व्याकरण पढ़ ले। फिर 12 बजे से 2 बजे तक काव्य शास्त्र पढ़ने। अब यहां खाना खा के थोड़ी देर सो जाइए। सोने के बाद उठते हो आप, तो मान लो 4 बजे उठते हो, तो 4 बजे इधर आ जाओ। 4 बजे शाम को उठे, 4 बजे से 6 बजे तक मनोविज्ञान पढ़ ले आप। मनोविज्ञान को इंटरेस्टेड टॉपिक बना के पढ़े, इंटरेस्टेड पढ़े, तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन सी किताब पढ़े वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद रात 8 बजे से, देखो इधर 4 से 6 हो गई, फिर 6 से 7 और 7 से 8, 2 घंटे यहाँ पर भी दे दिए। यहाँ पर भी आप आराम से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। और फिर 8 बजे से 10 बजे तक क्या पढ़ना है आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इसमें आगे पीछे कर लेना है, समय ये रखना 2-2 घंटे का, 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे। फिर 10 बजे से आप मान लो 1 घंटे क्या पढ़ना चाहते हो, समसामयिक करंट जीके वो पढ़ लो आप। तो ऐसे आप टाइम टेबल बना के पढ़ोगे नहीं तो एक भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे इसमें। इसको आप फॉलो करें। फिर अब चलते हैं आगे कि भाई विषय के अपन क्या पढ़े, या सामान्य ज्ञान को हम कैसे पढ़े। तो सामान्य ज्ञान में आपने किताब ला रखी है, मैं अब नाम नहीं बताऊंगा कि भाई सामान्य ज्ञान की ये बुक लो, नहीं तो आप फिर वो बुक लाओगे। आप लक्ष्य ला रखी है तो आप लक्ष्य पढ़ लें। तो ये सामान्य ज्ञान में आप मान लो, सामान्य ज्ञान में आपने लक्ष्य ला रखे हैं। सामान्य ज्ञान में मैं तो लक्ष्य पढ़ता था, सामान्य ज्ञान की मान लो लक्ष्य को पढ़ लो 2 से 3 बार, तो आप लक्ष्य पढ़े। या अन्य नोट्स ला रखे तो वो नोट्स पढ़े। नया कुछ नहीं करना है, इसको ही दोबारा पढ़ते रहे, पुनः रिपीट करते रहे। इनको क्या करते रहे, रिपीट करते रहे, बस नया कुछ भी नहीं पढ़ना, रिपीट करो। फिर मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में जो 2-3 किताबें आती हैं,
दो तीन आती है, एक तो अवनी वाली देख लेना, अवनी देख लेना। अवनी नहीं है तो दिशा वाली भी अच्छी आती है, और दिशा नहीं है तो वंदना जादून देख लेना, वंदना जादून। वैसे तो मैं आपको किताब ऑथेंटिक बता सकता हूँ, कोटा यूनिवर्सिटी की किताबें आती हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेंथी हो, आप इनमें से पढ़ सकते हैं, परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, वंदना जादौन वाली देख लेना। तो ऐसे अपने कोई सी भी एक भी, मैंने मैंने तो ये पढ़ी है, अरे वंदना जादौन पढ़ी, अवनी नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन वर्तमान में अवनी अच्छी बता रहे, मैंने देखी भी है, ठीक है, इसमें अच्छे मतलब दे रखे हैं। क्योंकि अवनी पब्लिकेशन है वो मेहनत, ऐसा लगता है कि मेहनत करके बनाई है। तो मनोविज्ञान ये पढ़ ले आप, लक्ष्य मान लो इनमें से कोई भी जीके की ले ले। अब बात चलती है किसकी, करंट जीके की। करंट में क्या पढ़े, तो करंट में देखो क्रोनोलॉजी ले लो, क्रोनोलॉजी, या फिर अन्य कौन सी ले लो, राजस्थान क्या नहीं है तो मुमल ले लो, कोई भी एक किताब ले लो बस, अलग अलग न खरीदे किताब, किताब खरीद लाते हैं पढ़ी रहती है, पढ़ते नहीं। एक किताब कोई ले लो, उसमें से आप अंडरलाइन करते हैं पढ़ते चले, अंडरलाइन करते हैं पढ़ते चले, या लिख ले उसको तो ज्यादा बेहतर है। अब बात चलती है विषय की, तो विषय में काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है वो कैसे पढ़े, काव्य शास्त्र यार हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, मैं नई बुक नहीं सुझाऊंगा। और एक आ गया शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, देखो इनमें से मैं आपको बताऊं कि शिक्षण विधि तो लाओ तो देखो मनोज मिश्रा की बड़ी आती है, मनोज मिश्रा पब्लिकेशन, मिश्रा पब्लिकेशन आएगी, इसके लेखक मनोज मिश्रा जी हैं, और मिश्रा पब्लिकेशन नाम से वो ले ले। हिंदी साहित्य का इतिहास, नया कुछ नहीं बताऊंगा मैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़े, काव्य शास्त्र जो जहां पढ़ रहे हैं वही पढ़े। इसमें काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं है, काव्य गुण है, अलंकार है, काव्य दोष है, रीतियां है, रस है, ऐसे आप उनको दोहराते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इनके अंदर जो काव्य शास्त्र आप पढ़ोगे तो छंद है, रस है, अलंकार है, और काव्य गुण है, काव्य दोष और रीति है। सरल से एकदम टॉपिक, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, प्रश्न भी सरल से आते हैं इनमें से। अलंकार का कोई कठिन हो सकता है, भी अलंकार का कोई ऐसा दोहा दे दे जो आपको ऐसा लगे कठिन है, बाकी प्रसिद्धि जिसमें पूछा जाता है। और शब्द शक्ति भी सरल सी आती है, चिर जियो जोरी जुरी क्यों सने गंभीर, लगभग तो ये परीक्षा में आ जाती है। और फिर आप जब हिंदी साहित्य इतिहास की बात चले तो कोई भी बुक ले रखी है, उसमें आदिकाल भी मेरे हिसाब से तो मनोज मिश्रा जी की बुक अच्छी आती है इनमें, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी, और उनमें काव्य शास्त्र दे रखे हैं, उसको पढ़ ले आप, मैंने कहा एक बुक ले ले कोई भी, उसको पढ़ ले। और उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल की गद्य विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, इनकी रचना याद कर ले। और प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार कौन है वो मैं अलग से एक वीडियो में आपको बताऊंगा, अलग से, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए। और हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी उसकी बोलियां, सामान्य परिचय, देवनागरी, उसमें बहुत बढ़िया दे रखा है, उसमें भी वो उसी बुक में है, तो ये आप पढ़ लें। इसमें देखो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी की बात करें, उसका विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, ठीक है, पश्चिमी हिंदी भाषा परिवार, पूर्वी हिंदी हुआ है, देवनागरी लिपि की विशेषता है। उसके बाद स्नातक लेवल का आगे चलते हैं, तो इसमें क्या है, कबीर ग्रंथावली है, वो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, वही पढ़नी है अपने को, 5 अंग है, 10 पद है। उसके बाद तुलसीदास के बालकांड का, रामचरित मानस का बालकांड पढ़ना है। सूरदास का ब्रह्म गीत सार के 20 पद है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, वही पढ़ने अपने को। मीराबाई की मीरा पदावली की 20 पद पढ़ने हैं जो संपादित किसने किया, परशुराम चतुर्वेदी ने किया, वो वाले पढ़ने हैं। और बिहारी रत्नाकर की 20 दोहे पढ़ने हैं, बिहारी रत्नाकर, ठीक है, बिहारी सतसई लिखी ना बिहारी रत्नाकर ने, वो सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई लिखी, उसके दोहे 20 वो पढ़ने। वो संपादित किसके द्वारा, नरोत्तम दास स्वामी और नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल द्वारा संपादित है, वही पढ़नी है। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है, प्रथम सर्ग है कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का क्या है, इसमें प्रथम सर्ग लिया गया, ध्यान रखना, प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। जयसिंह प्रसाद की कामायनी का एक ही सर्ग है, 15 में से श्रद्धा सर्ग पढ़ना है, 15 सर्गों में से एक कामायनी का श्रद्धा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि 4 भागों में उसका पहला भाग है, और इसमें उत्साह है, श्रद्धा, उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ये निबंध है, वो आप पढ़ ले, प्रश्न गलत नहीं जाएगा। आप सरसरी नजर से पढ़े तो बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। मोहन राकेश की लहरों के राजहंस नाटक है, उसको वो पढ़ ले, और यादवेंद्र शर्मा का खून का टीका रचना है, ये भी आप पढ़ ले।
ये नई लागू की है, पहले पुरानी वालों में नहीं है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रखी है खून का टीका। फिर कहानियां है नीचे, ये तो कहानियों देखो कौन कौन सी है। तो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात, प्रेमचंद है वो का महीना है, वो रात, वो जो कहानी है पूरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लें। पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज की कहानी है, ये भी पढ़ लें। उजाले के मुसाहिब विजय दान देथा की है, इनको आप पढ़ें, अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, अंडरलाइन करते चलें। और इनके प्रश्न जो बन रहे बीच बीच में से, जैसे लगता है कि ये प्रश्न बन सकते हैं, उसको आप लिख लें कि भी उजाले के मुसाहिब विजय दान देथा पे नीचे प्रश्न बना ले, फिर दूसरी कहानी ले ले, प्रश्न बना ले। अब बात आई शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या थर्ड ग्रेड से भी एकदम सरल है। जैसे भाषाई कौशल है इसमें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, व्यक्ति लिखित और मौखिक है। और वाचन है इसमें, सस्वर वाचन, मौन वाचन, श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, ये सब है। और हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विद्या, पाठ योजना बनाना, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। या आपको हो सकता है कि समय मिलेगा तो मैं करवाऊंगा। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक करवा दूंगा। चलो मैं भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री, ये बहुत ही इजी है और प्रश्न पूछ लेते हैं, कौन सी सर्वे दृश्य सामग्री है, कौन सी दृश्य सामग्री है, कौन सी केवल सर्वे सामग्री, ऐसे पूछा जाता है। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है, और सीसी बोलते हैं। और पाठ्य अंतर्गत पाठोपरांत मूल्यांकन, पाठ तो पढ़ाते उस दौरान, पाठ पढ़ाने के बाद मूल्यांकन, उनमें क्या अंतर होता है वो। तो ऐसे आप उनको बारीकी से इनका पढ़ते रहे। शिक्षण विधियां आपके लिए नहीं है तो वो मैं करा दूंगा। और बाकी की ये सेकंड ग्रेड होने के बाद हम विधिवत रूप से सारा कोर्स है वो पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन मुख्य मुख्य टॉपिक जो है, मुख्य मुख्य जो है वो आपको मैं यहाँ करवा दूंगा। व्याकरण करवाऊंगा मैं, और काव्य शास्त्र पूरा करवा दूंगा मैं, और काव्य शास्त्र के बाद शिक्षण विद्या करवा दूंगा। शिक्षण विद्या, काव्य शास्त्र और व्याकरण, ये तीनों टॉपिक सेकंड ग्रेड की मैं आपको करवाऊंगा। और ये टॉपिक जो काव्य शास्त्र ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, शिक्षण विद्या फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगी, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक, और फर्स्ट ग्रेड वाला आईसीटी वाला है, आईसीटी वाले जो प्रश्न बन रहे हैं वो मुझे जितना अनुभव है वो सारा आपको आईसीटी वाला भी करवाऊंगा। हालांकि ज्यादा अब मैं बोलता हूँ कि कई बार आईसीटी इतनी करवा देते हैं जो लोग, लेकिन उसका कोई परीक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं होता है। इसलिए ऐसे प्रपंच में न फंसे, आपको परीक्षा में कैसे पीछे वाले प्रश्न पेपर उठा के देख ले, उस हिसाब से आप तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा प्रयास था बताने का कि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन में संघर्ष ही किया है और आप लोग संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। सैल्यूट करता हूं मैं आपको कि दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, घर का काम, आप जिम्मेदारियां, फिर आप तैयारी करना। और कहता हूं ना कि मैं तो देखो 31 वर्ष का हो गया था तब नौकरी लगा। इसका मतलब है मैं लेट हो गया था, खूब संघर्ष किया यहाँ पर, खूब संघर्ष। यानी क्यों, कोचिंग की व्यवस्था नहीं थी, कोचिंग नहीं जा सके, कोचिंग नहीं जा सके तो थर्ड ग्रेड की तैयारी मैंने 1 महीने की। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है थर्ड ग्रेड में तैयारी कैसे करें। थर्ड ग्रेड नौकरी तो ठीक है, लेकिन तैयारी कैसे करें मुझे तो आता ही नहीं कैसे, बहुत कठिन है। फिर मुझे सबसे बढ़िया तैयारी लगी अच्छी वो फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि बड़े बच्चों को पढ़ाता था, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने लगे। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के बाद जो तैयारी थी उसी तैयारी के आधार पर सेकंड ग्रेड भर्ती, उनमें भी क्या हो गया चयन, उसी समय केवी का पेपर आया उसमें भी हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि तैयारी आप करोगे, मेहनत करोगे, वो रंग लाएगी एक दिन। और बाकी की आपने जो कमेंट में लिख रखा है कि सर आईसीटी, प्रयास करूंगा आईसीटी भी कराने का, काव्य शास्त्र, व्याकरण और शिक्षण विद्या तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। शिक्षण विद्या थर्ड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, और व्याकरण थर्ड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। काव्य शास्त्र भी है, काव्य शास्त्र थर्ड ग्रेड में नहीं आएगा। तो ये आप ऐसे सारे टॉपिक में करवा तो दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। एपीओ मेंस का कोर्स होते ही 10-15 दिन में आपको शुरू कर दिया जाएगा। तो ये मेरा प्रयास था, ये मेरा अनुभव था जीवन का, और अनुभव मैंने आपको साझा किए। आपको कैसा लगा आप शेयर कर देना, कमेंट करना, और संघर्ष करते रहना। मेरे में जितनी ताकत है आप लोगों से आ रही है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हो आप लोग, और इतना आप सहयोग कर रहे हो और इतना पढ़ने के प्रति लालायित हो। तब मेरा तो उद्देश्य यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि अब आप लोगों की दुआ से, ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से नौकरी मिल गई है, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, खर्चा आराम से चल रहा है, और सब कुछ है ईश्वर की कृपा से, कोई कमी नहीं है आज की टाइम तो। और अब एक ही उद्देश्य है कि मैं
जितना मेरे पास ज्ञान है, जो बच्चे मजबूरी में, मान लो उनकी आर्थिक स्थिति है, कुछ घरेलू काम में महिलाएं व्यस्त हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकूं, ये मेरा प्रयास है। कारवां रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये लंबा चलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।